सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। आज हम लोग पहले झारखंड सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, जो कि आप लोग को पता चल ही गया होगा, 2 दिन पहले ही ये निर्णय लिया गया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट में 2 उम्र का मतलब जेपीएससी को लेकर के 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वो ये है कि सबसे पहला तो एज वाला है कि एज का जो कट ऑफ होगा वो अब मैक्सिमम वाले, जो मैक्सिमम एज जिनका काउंट होगा वो 2016 1 अगस्त 2016 से काउंट होगा। और जो मिनिमम वाला एज काउंट होगा, मतलब जो नए लड़के हैं उनके लिए वो 1 मार्च 2021 है। तो बहुत सारे छात्र ये लगातार मैसेज करते रहते हैं, पर्सनल सबको जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, तो आप इसे देख लीजिए और समझ लीजिएगा कि मिनिमम एज जो है वो 1 मार्च 2021 है। इसका मतलब ये है कि जो भी छात्र, खासकर ये नए लड़के ज़्यादा मतलब कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं, तो वो देख लीजिए अब कि अगर आपका 1 मार्च 2000 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ 21 साल हो गया तो फॉर्म भर लेना है। फॉर्म अगर आप ग्रेजुएट हैं और 21 साल हो गया, मतलब 1 मार्च 2000 ईस्वी से आपका डेट ऑफ बर्थ पहले है, तो आप उसे फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज वाले की। तो मैक्सिमम में क्या है, अलग अलग कंडीशन है सभी ग्रुप के लिए। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए फिर है आपका ओबीसी, वही 1 to सब 1+2, BC1 BC2 जो है ना सारा, तो ओबीसी लिख लीजिए। और ST SC इसको एक ही में लिख लीजिए, एक ही है, सॉरी यहाँ पहले फीमेल और यहाँ लिखिए ST SC। तो इस हिसाब से है, देख लीजिएगा। अनरिजर्व्ड के लिए है 35 साल, ओबीसी के लिए है 37 साल, चाहे आप 1 में हैं या 2 में हैं 37 साल। फीमेल में है 38 साल। फीमेल में मतलब कि आप या तो ST मतलब इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो तो आप 38 साल, ठीक है। और ST SC में आ जाइए तो 40 साल। तो ये आपका काउंट होगा 2016 को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अगस्त 2016 है तो 76। अगर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त के बाद 1976 के बाद, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल यहाँ कम कर दीजिए, 1 अगस्त 1978, 1 अगस्त 79 और 1 अगस्त 81। तो देख लीजिए, इस हिसाब से आपका है कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, जो छात्र यूआर से बिलोंग करते हैं वो उनका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1981 के बाद है और अगर 1 मार्च 2021 से पहले है, तो वो सारे लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी में इसी तरह 1 अगस्त 79 से देख लीजिएगा और 1 मार्च 2000 से पहले और उसके बाद। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा फीमेल वाले, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1978 के बाद और 1 मार्च 2000 से पहले अगर है, इस बीच में डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारे फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर इस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, यूआर या फिर ओबीसी से। और ST SC में आप 76, 1 अगस्त 76 के बाद डेट ऑफ बर्थ है और 1 मार्च 2000 से पहले अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो वे सारे लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप इस कैटेगरी से हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा फॉर्म भरने का ये है क्राइटेरिया। तो आप देख लीजिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। और जो खासकर जो नए छात्र हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं का प्रश्न सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एक और डिसीजन, वो जो 8% वाला था, मतलब कि एक कट ऑफ, ये पहले बोला गया था कि एक जनरल कट ऑफ बनाया जाएगा, उसके बाद जो भी कैटेगरी का हम लोग बना रहे हैं BC1 या 2, ठीक है, ST SC जिस भी कैटेगरी का बना रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो कट ऑफ रहेगा इससे मैक्सिमम हम लोग 8% ही नीचे जाएंगे। उसके बाद अगर लड़के नहीं मिले तो उतना वो खाली ही रह जाएगा। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है और बोला गया है कि 8% वाला बाध्यता ख़त्म। अब जब तक 15 गुना नहीं मिलेगा तब तक नीचे जाएंगे। और ये निर्णय भी अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे इसका कि 8% है क्यों, जब तक आप 15 गुना फुलफिल अगर किया जा रहा है, नियम यही है, तो आप 15 गुना लीजिए। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाध्यता है कि जो मिनिमम जो रखा गया है उससे ऊपर होना चाहिए। मिनिमम जो सभी के लिए रखा गया आपका शायद 32% है, 30 या 32%, तो उससे आपको ऊपर रहना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कट ऑफ नीचे तक जाएगा, चाहे जितना भी है। जैसे कि मान के चलिए आपका 400 नंबर का मान के चलिए है, या फिर चलिए 200 लीजिए कि अगर 200 का है, 200 का एग्ज़ाम है, ठीक है। कट ऑफ क्या मान लीजिए जनरल का 120 नंबर, ठीक है। तो अब जो किसी भी कैटेगरी का पहले रूल था कि 8%, इसका मतलब 16 नंबर, तो 16 नंबर माइनस कर दीजिए कि मैक्सिमम जाने का था कि हम लोग 104 नंबर तक कट ऑफ रह सकता था किसी का भी, उससे नीचे नहीं जा सकते थे। अब ये नियम हट गया है और जो आपका मिनिमम है, मतलब मान के चलिए 64% और 64 नंबर, तो 64 नंबर तक हम लोग कट ऑफ ये नीचे जा सकता है जब तक कि 15 गुना ना मिले। लेकिन आपका मिनिमम 64 से ऊपर नंबर होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से रूल बदल गया और ये अच्छा भी है। तो ये आप लोग देख लिए। अब हम लोग चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और आज बात करेंगे अगले विद्रोह की। अभी तक हम लोगों ने लगभग 4, 5, 6 विद्रोह को पढ़ लिया है। आज हम लोग अगले विद्रोह की ओर बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं तमाड़ विद्रोह। चलिए अब आप लोग सब वो कहानी भूल जाइए, कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है। जो भी होगा बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई तमाड़ विद्रोह के साथ। तमाड़ विद्रोह का कारण क्या रहा, ठीक है, कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो देखिएगा जितने भी झारखंड के विद्रोह हुए वो अचानक से होने वाले विद्रोह नहीं थे, ठीक है। और जनरली कोई भी विद्रोह जब होता है तो अचानक से नहीं हो जाता है, उसके पीछे का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड होता है, सहायक तत्वों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जो कि धीरे धीरे वहाँ की जनता पर या फिर वहाँ के लोग जो भी हैं, चाहे वो आम जनता हो या फिर ज़मींदार हो या छोटे सीमांत जागीरदार हो या फिर छोटे राजा हो या फिर बड़े राजा हो, तो इस टाइप का क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ पे लोगों का जो गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, वो कुछ कारणों से जमा होते रहता है। और एक ही बार जब वो विस्फोट होता है तब वही विद्रोह का रूप ले लेता है। तो तमाड़ में भी यही हुआ कि लगातार देखिएगा जब मुग़ल यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे, फिर उधर से मराठा आ गए, फिर उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए। और अभी तो अंग्रेज़ का ये जो समय जो अभी बात चलेगा, जैसे तमाड़ विद्रोह का जो रहा कि इसका समय, तो ये 1782 से स्टार्ट होकर के 1820-21 तक चलता है, ठीक है। तो इतना जो लंबा समय था, तो ये जो समय था ये वही आपका इस समय का जो प्रभाव था, मुग़ल तो खैर ख़त्म ही हो गया था, तो अभी अंग्रेज़ और मराठा के बीच चल रहा था। तो ये सब जितने भी बाहरी शक्तियाँ आ रही थी झारखंड में और अपना प्रभाव स्थापित कर रही थी, वो एक चीज़ ये करते चली गई कि अभी तक जो था, मतलब आप समझिए 16वीं-17वीं सदी तक झारखंड जो था, वहाँ पे यहाँ पे जनरली क्या थे, सभी यहीं के लोग थे, बाहरी लोग बहुत ही कम। लेकिन जब मुग़ल आने लगे तब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो बढ़ा। अब जब मराठा और अंग्रेज़ आने लगे तो और फ्लो बढ़ गया। और चूँकि जो ये आए मुग़ल के बाद अंग्रेज़, ये सब क्या था ना, ये बेसिकली तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आए थे, मतलब कर उगाही बोल सकते हैं कि कर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर। तो ये क्या किए, यहाँ पर वसूली के लिए
क्योंकि जो राजा थे यहाँ पे उस टाइप का ट्रेडिशनल वाला जो राजा सेंटर में देखने को मिलता है, उस टाइप का राजा इधर यहाँ नहीं था। यहाँ पे अलग टाइप का थोड़ा चलता था शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे क्या किए, वो लगातार कर प्राप्त करने के लिए ना बाहर से, जैसे अब जब मुगलों का हुआ तो यहाँ पे पठान लोग को भेजा गया और जो खान लोग को इस टाइप का भेजा गया यहाँ पे जमींदार जागीरदार बना करके कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके दीजिए। अंग्रेज आ गए, इस चीज़ को और बढ़ावा देने लगे। ठीक है, यहाँ पे लोग आने लगे यूपी से, बिहार से, बंगाल से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, और उन लोग को ला करके यहाँ पर क्या किया जाने लगा, जमींदारी जागीरदारी दे दिया जाने लगा। अब यहाँ के लोगों का भाई जो विरोध करना है वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि कर का दर जो था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा था। जैसे कि हम लोग नागवंश में भी देखे थे, रामगढ़ राजा के बारे में, 74 में था 30,000, 78 में उसको बढ़ा के कर दिया 81,000, 4 साल में 3 गुना। तो अगर इतना तेज़ी से अगर कर के दर को बढ़ाया जाएगा तो सामान्य सा बात है कि जनता में विरोध होगा ही होगा। और यही कारण तमाड़ विद्रोह का भी रहा कि लगातार कर बढ़ाया जाना, बाहरों से जागीरदार को बुलाया जाना। तो यहाँ के जो प्रभावशाली लोग थे, जिनको कि पहले वो ओहदा प्राप्त था, वे सब तो प्रभावहीन हो गए और उनके ऊपर दबाव दिया जाने लगा। अब वो भी सीमांत मतलब किसान की तरह में आ गए। तो वो लोग मुख्य रूप से क्या किए, विरोध करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और आगे चल के देखिएगा जो जमींदार लोग थे जिनको कि बाहर से ला के बसाया गया था, वे लोग भी साथ हो गए। यहाँ के जो प्रभावशाली लोग थे, जो जमींदार के ओहदे मतलब बोल सकते हैं ओहदा के थे, वे भी साथ हो गए। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। इसको बीच बीच में दबाया जाता रहा, फिर से उभरता रहा, फिर दबाया गया, फिर उभरता रहा, और इसी तरह ये क्रम चलता ही रहा। तो सबसे पहले ये विरोध जो था, विद्रोह 1782 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये विरोध, हाँ देखिए, और आप लोग एक चीज़ और, आप लोग लगातार ये कहते हैं कि सर ये जेपीएससी मेंस के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई आप लोग एक बार पहले देख तो लीजिए सिलेबस, जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उस पर कोशिश किया जा रहा है कि सारा मतलब कवर हो जाए। जैसे आप देखिएगा जेपीएससी तो आप देख ही रहे हैं, जो सेकंड पेपर है उसमें तो ये सब सारा कुछ पढ़ना ही है। इसके अलावा मेंस में भी जो आपका देखिएगा ट्राइबल रिवोल्ट्स इन झारखंड, तो ये वाला जो सेक्शन है ये सब सारा रिवोल्ट तो उसी में आएगा ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप से मत पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, ताकि आपका मेंस में भी काम आए। तो इसलिए हमारा ये कोशिश होता है कि आप लोग को कहानी के थ्रू से समझा दिया जाए, ताकि एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए और उसके बारे में आप लिख सकें, क्या कारण रहा, क्यों हुआ, कैसे मतलब जो आक्रोश था वो विद्रोह का रूप लिया। तो ये सब सारा बैकग्राउंड इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से उसको अपना विचार वहाँ पे कॉपी में रख सकें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं तमाड़ में। तो सबसे पहले 1782 में क्या हुआ कि ये तो आक्रोश सब जमा ही हो रहा था, धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा था, और यही सब प्रस्फुटित होना स्टार्ट हुआ 1782 में। ठीक है, यहाँ के आसपास के जो लोग थे, जितने भी मुंडा सरदार लोग थे, चाहे वो रामगढ़ के हों, इधर तमाड़ के हों, बुंडू के हों, राहे के हों, पंचेत के हों, ठीक है, ये सब सारा क्षेत्र के जो थे वो सब क्या किए, सब संगठित हो गए। और उस समय तमाड़ मेन अड्डा बन गया। अड्डा मतलब समझ रहे हैं, केंद्र बन गया कि जितने भी विद्रोही हुए सब आकर के तमाड़ में, जितने विद्रोही हुए सब आकर तमाड़ में। चूँकि विद्रोह यहीं इसका केंद्र, इसका संचालन हो रहा था, और चूँकि ये सुरक्षित भी था। आज भी नाम सुनते होंगे तमाड़, बुंडू, तो दिमाग में आता है एक तो जंगल वाला पूरा भयानक, राहे, सोना हाथू, ये सब अभी भी देखते होंगे आप वहाँ पर। तो आज सोचिए, आज से यहाँ का बात हो रहा है कितना 1700 के बाद इधर 1800, 1900, मतलब लगभग 250 साल पहले का बात चल रहा है ये। तो 250 साल पहले और वहाँ पे कैसा कंडीशन होगा। तो सब केंद्र बन गया था तमाड़, तो सभी यहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे। ठीक है, तो और क्या कर रहे थे कि आसपास का जो क्षेत्र था, इधर नागवंश का था, उधर घुस जाते थे, उधर से लूटपाट कर लेते थे। ठीक है, किसी का अनाज छीन लिए, किसी का गाय बैल ले लिए, किसी का पशु वशु और जो है वो ले उठा के ले आके आ गए। वही चीज़ कर रहे थे, गोला सिर्फ
ठीक है, और इधर आसपास का मतलब सारा क्षेत्र में। तो उस समय यहाँ पे नागवंशी शासक जो हमारे थे, नागवंश, ठीक है, यहाँ हो गया तमाड़, तमाड़ से इधर क्या हो गया, इधर वाला क्षेत्र नागवंश का था, ठीक है। तो नागवंशी शासक जो थे दर्पनाथ शाह उस समय थे, दर्पनाथ शाह, ये थे भाई साहब। अब ये क्या किए, ये भाई साहब अपने ओभर काबिल बन गए, अकेले राजा तो नाम मात्र के थे, लेकिन फिर भी भाई रस्सी जल गया ऐठन नहीं गया, बस वही वाला कहावत था। ये तो सोचे हम तो अपने आप को बहुत बड़े राजा हैं, चले गए भाई साहब विद्रोहियों पे अटैक करने। ये गए इसके चलो शांत करके आते हैं, उन लोग का दिमाग ठिकाने पे लगा के आते हैं। गए तो पता चला इन लोग ये क्या दिमाग ठिकाना लगाएंगे, इन लोग का उल्टा यही लोग दिमाग इसका ठिकाना लगा दिया। विद्रोह और भड़क गया और इसी को धुनने पीटने लगा। ये बेचारे साहब तुरंत भाग के गए, तुरंत जा करके अंग्रेजों को हुजूर हुजूर बचाइए बचाइए, हम तो वहाँ गए थे भाई, ऐसे ऐसे, उल्टा वो लोग हमें पे चढ़ गया, आप क्या करें। तो 1783 में, ठीक है, 83 मतलब जब भी ये सब होता था ना, तो देखिएगा आप ये एक चीज़ कि पहले क्या होता था ना कि जब भी ये सब स्टार्ट होता था तो साल का लगभग लास्ट में स्टार्ट होता था, खेती वेती हो जाता था, तब ना लूटपाट करने में आसानी भी होता था, और दूसरा बरसात नहीं हुआ करता था। तो 83 में ये बोला, पिटा उटा के गया, बस बोला कि भाई 83 में कि भैया हमको ऐसे से बात है कि कुछ मदद करिए। तो अंग्रेज लोग 1783 में भेजा मेजर जेम्स क्रॉफोर्ड को, ठीक है, इसको भेजे कि जाओ भाई जरा देख कर के आओ क्या क्या बात है, उन लोग को जरा शांत करके आओ। ये भाई साहब पूरा अपना बटालियन लेकर के पहुंच गए तमाड़, ठीक है, तमाड़ के मतलब बगल में ही थे। तो वहाँ से जब खबर वर मिला तब फिर नागवंशी शासक भी जी हजूर करते शामिल हो गए भाई साहब। तब फिर ये क्या किए, चूँकि अंग्रेजी भाई सारा कुछ था, तो खाना मतलब बंदूक तो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन था, तो ये लोग भाई लोग सरेंडर कर दिए कि चलो ठीक है सरेंडर कर देते हैं, हम लोग शांति रहेंगे और मतलब माहौल को अशांत नहीं करेंगे। अंग्रेज लोग मुख्यतः यहाँ पे शांत करने ही आए थे, तो ये लोग बोला कि चलो भाई अगर वो लोग आत्मसमर्पण कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इन लोग एक शर्त रख दिया तमाड़ का जो विद्रोही था वो, कि ठीक है हम लोग आत्मसमर्पण तो कर दे रहे हैं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप हम पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलाएंगे। ऐसा नहीं कि पकड़ लिए हैं उसके बाद फिर जो अभी हम लोग लूटपाट किए थे उस पर आप फौजदारी का मामला चला रहे हैं, हमको आजीवन कारावास दे दिए, फांसी की सजा दे दिए, तो वो नहीं करिएगा, तब हम लोग आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। तो क्रॉफोर्ड बोले कि चलो ठीक है भाई, हमारा तो उद्देश्य यही था कि मामला यहाँ पे शांत रहे, ठीक है, वैसे भी तो लोग कुछ देने वाला है नहीं, तो चलो ठीक है कम से कम शांत तो रहो। तो फिर मामला शांत हो गया और यहाँ तक तमाड़ विद्रोह उस समय का 1782 का दब गया। इसके बाद फिर स्टार्ट होता है 1789 में, ठीक है, 83 के बाद लगभग 5 साल सब शांति से रहा। लेकिन 1789 में ये फिर से मतलब यहाँ पर हो गया क्या, इस समय के दो प्रमुख नेता या बोल सकते हैं जमींदार जो थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ये दो मुंडा सरदार हुए, जिनके नेतृत्व में क्या हुआ, इस क्षेत्र के लगभग 3000 मुंडाओं ने कर देने से मना कर दिया। बोला भैया हम कर वर नहीं देंगे, और साथ में ये लोग क्या किया, लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों नेतृत्व में थे, और इस समय बोला जाता था कि ये था तो वैसे तमाड़ छोटा ही क्षेत्र था, लेकिन यहाँ का जो जनसंख्या बोल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी था। ऐसा बोल सकते थे कि यहाँ पर तुरंत में ये लोग तैयार हो जाता कि लगभग 8-10 हज़ार
इन लोग मुंडा लोग तुरंत तैयार, अपना परंपरागत हथियार तीर धनुष भाला वाला लन के कुछ बंदूक इधर उधर से व्यवस्था कर लिए थे। तो वो सब सारा कुछ लेकर के तुरंत ये लोग 5-10 हज़ार लोग, 5 क्या, हाँ 8-10 हज़ार लोग तुरंत तैयार हो जाते थे इतने लड़ने के लिए। तो था तो छोटा क्षेत्र, लेकिन था बहुत मुश्किल वाला। अंग्रेज़ों के लिए इस क्षेत्र को काबू करना बड़ा मुश्किल वाला था। तो ये जब करने लगे, और ये भी भाई साहब वही आसपास का जो समृद्ध क्षेत्र था, जैसे गोला ओला नागवंश वाला, सब फिर से लूटपाट करना स्टार्ट। एक तो बोलते हैं कर वर कुछ नहीं देंगे, देते भी नहीं थे, जो नाम मात्र के देते थे वो भी बोल रहे नहीं देंगे, और ऊपर से लूटपाट करना स्टार्ट, आतंक मचाना स्टार्ट। ठीक है, तो भाई साहब फिर से दिमाग खराब हो गया भाई, फिर से दर्पनाथ शाह, इसी साल फिर ये टपक भी जाएंगे दर्पनाथ शाह। तो इस समय में क्या हुआ, फिर से ये भाई साहब बोले अंग्रेज को कि भाई क्या हो रहा है, कुछ ये लोग का कुछ प्रॉपर व्यवस्था करिए। आप लोग आए, देखिए 5 साल शांति रहा, फिर से लोग बदमाशी स्टार्ट कर दिया। तो फिर से भाई अंग्रेज भेजा, अंग्रेज जो मुख्यालय था वहाँ से कैप्टन हॉगन्स को भेजा गया, कैप्टन हॉगन को भेजा गया। लेकिन ये बेचारे कम आंक दिए, इन लोग को आए और यहाँ से ये पिटा के चले गए, बोले हमारे बस का बात नहीं है भाई। तो ये यहाँ पे तो क्या हो गया, असफल हो गए दबाने में। ठीक है, तब जाकर के कैप्टन हॉगन्स फेल गए। उसके बाद मेजर कूपर को भेजा गया कि उससे ज़रा सा ज़्यादा काबिल इंसान है मेजर कूपर, तो उसको भेजा गया कि भाई कूपर साहब आप जाइए, ज़रा जा कर के आप दबा करके आइए। और ये यहाँ पर आए और थोड़ा सा पहले इससे चेत गए कि भाई वो गया, कम फोर्स लेकर के गया था, प्रॉपर प्लान बना के नहीं गया, तो पिटा के आ गया, असफल हो गया। तो ये गया और ये जा कर के इन लोग को दबाने में सफल हो गए, इन लोग को पकड़ लिया गया, आत्मसमर्पण करवा दिया गया। और उसके बाद फिर ये विरोध या विद्रोह बोलिए, यह विद्रोह शांत हो गया। ये विद्रोह फिर से एक बार 4-5 साल फिर से शांति रहा, और फिर से 1794 में स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी यहाँ इसमें कोई नेता नहीं थे 94 में, फिर से जैसे 82 में था ना, कोई एक प्रमुख लीडर नहीं था। ठीक है, सभी को मिला जुला था उसी। लेकिन 89 में जब आया तो इसके 2 प्रमुख लीडर हो गए, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। 94 में भी क्या हुआ, इसी तरीके से जब ये स्टार्ट हुआ तभी यहाँ पे लीडर नहीं था, बाद में इसमें जुड़ते चले गए, और ये लगातार बना रह गया 94 से लेकर के 98 तक। ठीक है, ये देखिएगा, ये लगातार फिर चलता रहा। जैसे 94 में हुआ तो 94 में भी सबको मिला जुला स्टार्ट हुआ, ये फिर से लूटपाट करना उसी तरह स्टार्ट कर दिए। तब फिर फॉर्मल तरीके से रामगढ़ का जो कलेक्टर था उसको बोला गया कि भाई आप देखिए उस इलाका में शांति व्यवस्था कायम कीजिए। तो 94 वही लास्ट में स्टार्ट हुआ था, नवंबर-दिसंबर में ही। तो 95 में वो रामगढ़ कलेक्टर गया, लेकिन कुछ वैसा कुछ कर नहीं पाया। तो जब नहीं कर पाया तब 95 में लगभग वही अप्रैल मई के समय में एक कैप्टन बेन हुए। ठीक है, 94 वाला में, अभी 94 देखिए, कैप्टन बेन जो हुए उसको भेजा गया कि जाइए भाई आप जा करके इसे शांत करिए। तो बेन अपना पूरा फौज लेकर के आ गए भाई साहब। तो जब बेन फौज लेकर के आए यहाँ पर लगभग झालदा के पास में, तो यहाँ पे जो राहे आप लोग जानते होंगे, यहाँ से रांची से, अगर आप लोग को मैप नहीं है तो थोड़ा सा बताते हैं कि रांची से जब निकलिएगा, मान लीजिए कि ये है रांची, ठीक है, रांची से इधर जमशेदपुर रास्ता है, तो बीच में ही आपका पड़ता है बुंडू, तमाड़, राहे, सब इधर ही, सोना हाथू सब इधर का ही क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ कि आप सूर्य मंदिर झारखंड में पढ़े होंगे मंदिरों में, तो सूर्य मंदिर तो वहीं है ये। ठीक है, बुंडू में ही है। तो यही सब आसपास का क्षेत्र है, बुंडू, तमाड़, सोना हाथू, राहे। तो वहीं राहे है। राहे का जो राजा
राजा था, इसका नाम था इसका नरेंद्र शाही। ठीक है, राहे अभी आपको यही बताया गया कि राहे कहाँ है, तो वहाँ का राजा था राहे नरेंद्र शाही। तो ये भाई साहब जा कर के बेन को वहीं ज्वाइन कर लिया कि भाई चलिए आप हमारे साथ पहले सोनाहातू चलिए। वहाँ का जो मतलब ये तो राजा था ना, तो वहाँ का जो ज़मींदार वगैरह है बोल सकते हैं उन लोग का, या फिर जो लीडर टाइप का है, वो हमें कर वर नहीं दे रहा है। बेन बोला कि चलो भाई वही क्षेत्र का है, ये है, चलो उधर दबाना ही है। तो ये भाई साहब इसके साथ आ गए। लेकिन ये जैसे ही भाई साहब ये दोनों पहुँचे राहे, तो यहाँ का जनता लोग का भारी मतलब विरोध देखने को मिला, और सभी का एक सुर में यही हुआ कि हम लोग इस जो राजा है नरेंद्र शाही, इसे पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि ये था पूरा बिल्कुल पिछलग्गू। कुछ भी होता था भाई साहब, नहीं बोलते इसको, गुप्तचर बन के चला जाता था अंग्रेजों के पास। कई बार सेना बुला लिया करता था कि आइए भाई यहाँ, ये लोग नहीं दे रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो वहाँ का जो पब्लिक है वो तो भाई चिढ़ेगा ही ना, क्योंकि भाई वो कौन होता है, बड़ा मालिक है वो क्या? जनता तो नहीं मानती थी भाई। ये लोग तो भाई डर से इन लोग को हड़काया जाता था, ये लोग सब आत्मसमर्पण कर लेते थे। लेकिन जो पब्लिक था उनके फिगर में कहीं ना कहीं राजा के तौर पर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वही वहाँ पर दिमाग में उनका छवि बना हुआ था। लेकिन ये बार बार बुला लेते थे, ऊपर से और लगान पे लगान वसूले, थोड़ा क्रू टाइप का, तो इसलिए इसको पसंद नहीं करते। तो सभी जनता का जब विरोध यहाँ पे देखा गया, तो बेन भाई साहब यहाँ से लास्ट 95 में यहाँ मतलब 95 में यहाँ से चले गए वापस। फिर से वही झालदा बेन आए थे यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, सोनाहातू वाला क्षेत्र में, और फिर यहाँ से जब देखे विरोध वगैरह, तो फिर ये वापस चल दिए बंगाल वाला एरिया में। ठीक है, अब ये जैसे ही वापस गए, तब जा कर के ये चीज़ जब हल्ला हुआ कि फिर से ये ऐसे बुला लिया, और वो यहाँ पर आकर के यहाँ पे थोड़ा बहुत झड़प भी हुआ कि ये लोग भी, जो जनता था इन लोग का आदमी को थोड़ा बहुत क्षति पहुँचाया तीर वीर से, इन लोग भी 2-4 आदमी को मार दिया। तो ये बहुत बात फैल गया, तब फिर जा कर के लोग जुड़ने लगे इसमें। 1795 लास्ट मतलब वही 96 तक में सभी लोग जुड़ने लगे। जैसे कि बुंडू के राजा हो गए थे, मतलब ठाकुर शिवनाथ सिंह, तमाड़ के हो गए थे तमाड़ के थे भोलानाथ सिंह, ये आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछता भी है कौन कौन थे, या फिर भोलानाथ सिंह कहाँ के थे। ये बहुत ही प्रचलित थे, ये मुख्य माने जाते थे। ठीक है, फिर एक आ जाए आपका सिल्ली के थे विश्वनाथ सिंह, सिल्ली के थे विश्वनाथ सिंह। तो ये तीनों मुख्य रूप से थे, तो ये तीनों यहाँ पर थे, ये लोग जुड़ गए। साथ में आदिवासी का जो लीडर था, नेता, लीडर के रूप में 2 प्रमुख व्यक्ति थे, राम शाही मुंडा, और एक और थे ठाकुरदास मुंडा। तो ये सब नेतृत्व में आ गए, ये तीनों और वो दोनों, 3, 2, 5। एक और थे भाई साहब, सॉरी, एक और थे बिशुनपुर के भी ठाकुर थे, हीरा नाम था, हीरानाथ सिंह। तो ये सभी मिल करके ये 6 आदमी जो थे उस समय फिर ये लीडरशिप में आ गए 1796 में, और ये 1796 से फिर ये चलने ही लगा, और लगातार ये चलते रहा 1798 में। ठीक है, क्योंकि उस समय में क्या था, बेन आए भाई साहब, बेन
एक कैप्टन जो भी यहाँ पे बात हुआ ना बेन, ठीक है, ये बेन आए और वापस चले गए, लेकिन ये दबा तो नहीं पाए क्योंकि विरोध का सामना करना पड़ा। ये निकल गए, ये सब भी उस समय थे नहीं एक्टिव मोड में, वो वापस गए। उसके बाद फिर ये लोग सब एक्टिव हो गया। तो फिर बेन तो यहीं पे थे, फिर से उनको बोला गया कि भाई अब पकड़ो। तो लेकिन इतना सारा जो केंद्र था ना, बुंडू इधर, तमाड़ उधर, सिल्ली उधर, ठीक है, सिल्ली, तमाड़, राहे सारा था। तो इन लोग जैसे वापस गया, मतलब बेन वापस गया ना, तो ये लोग क्या किया, नरेंद्र जो शाही था, जो वहाँ का राजा था राहे का, इसको मार पीट दिया, इसको भगा दिया। ये तो भाग के बेचारा निकल लिया, भाग गया नरेंद्र शाही। और इसके साथ एक और था, इसका भाई भी था लक्ष्मण शाही, और बाद बाकी जो इसके रिश्तेदार थे सबको वहीं मार दिया गया। लेकिन ये नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही था, ये सब दोनों निकलने में सफल रहा, ये लोग भाग गया। तब ये सब क्या किया, राहे पे भी कब्जा कर लिया और साथ में आसपास के क्षेत्र में भी पूरा लूटपाट मचाना स्टार्ट और अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया। तब फिर यही बेन को, एक थे आपके टी एच वेल्स और एक थे लिमंड, ठीक है। ये तीनों अंग्रेज अधिकारी, इन तीनों को जिम्मेवारी दी गई कि भाई आप क्या करिए, इसे दबाइए, क्योंकि एक आदमी से दब ही नहीं रहा था, बेन संभाल ही नहीं पा रहे, टी.एच. वेल्स आए वो भी नहीं संभाल पा रहे। तो सभी अलग अलग क्षेत्र में थे, कोई किसी को इधर सिल्ली वाला क्षेत्र में दे दिया गया, किसी को इधर, किसी को तमाड़ वाला। तो सभी एक साथ ये लोग काम करना स्टार्ट कर दिए। तब जा करके धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके जो, ये तो प्रमुख लीडर हो गए, ये बड़े जो जमींदार थे वे लोग हो गए। इन लोग का भी जो मुख्य आदमी था उनको पहले पकड़ा जाने लगा। अब इन लोग दिमाग लगाए कि कमज़ोर कैसे किया जाए, तो इन लोग का भी जो प्रमुख आदमी था उन लोग को पकड़ा जाने लगा। तो फिर जैसे कि फिर धीरे धीरे पकड़ने में सबको सफलता मिलने लगा। जैसे कि बहुत सारे जो विद्रोही थे वे आकर के लिमंड के समन आत्मसमर्पण कर दिए। ये जो क्या बोलते हैं आपका टी.एच. वेल्स था, टी.एच. वेल्स, इसके सामने शिवनाथ सिंह जो थे वो आकर के आत्मसमर्पण कर दिए। शिवनाथ सिंह, ये आपका बुंडू वाले शिवनाथ सिंह, ये आकर के टी.एच. वेल्स के पास आत्मसमर्पण कर दिए हैं। विद्रोही को पकड़ लिया गया, कौन, ये सब भाई साहब पकड़ लिए, लिमंड, बहुत सारे विद्रोहियों को। इनके साथ जो और भी लोग थे, और बेन सबसे महत्वपूर्ण भोलानाथ सिंह तमाड़ वाला, ठीक है, तमाड़ वाला, ये देखिए ये भोलानाथ सिंह, इसे पकड़ने में ये सफल हो गया। तो इस प्रकार से ये 1794 से स्टार्ट हुआ और लगातार 1798 तक चलता रहा ये वाला, ठीक है। तो ये हल्का लंबा समय तक चल गया और फिर 1798 में फिर ये शांत हो गया। इसके बाद फिर से ये लगभग 7-8 साल शांत रहता है और फिर स्टार्ट होता है 1807 में। चलिए उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसे मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टर्म की ओर। चलिए ये हो गया 1798 तक, 1798 तक, ठीक है। तो हाँ 90 में, 1790 से लगभग 1806 तक। उससे पहले तो थे 1790 से पहले थे दर्पनाथ शाह, नागवंशी शासक। इसके बाद 1790 से लेकर के 1806 तक अभी हैं देवनाथ शाह, ठीक है। दर्पनाथ शाह थोड़ा थोड़ा कभी कभी हिम्मत करते थे कि भाई चलो विद्रोहियों को दबाया जाए,
लेकिन ये देवनाथ शाह बेचारे वो शांत थे एकदम, कुछ भी होता था भैया अंग्रेज आओ, कुछ भी होता था भैया अंग्रेज आओ। इसके बाद जो अभी नागवंशी शासक बनेंगे वो तो और भी खतरनाक। 1806 में, फिर 1806 से 1822 तक। इसके बाद राजा रहते हैं गोविंद ये देखिए गोविंद नाथ शाह। भाई नागवंशी शासक थे लेकिन बिल्कुल शक्तिहीन बन गए थे, बिल्कुल भी। सारा सैन्य पावर उनके हाथ में, राजस्व पावर उनके हाथ में, इनके हाथ में क्या था, कुछ भी नहीं। न्याय पावर सब चला गया था। तो ये सिर्फ अब नाम मात्र के मुखौटा बन गए थे। तो अब देखिए हम लोग 1798 तक तो हम लोग समझ लिए। इसके बाद फिर से एक बार तमाड़ विद्रोह उठता है 1807 में। दुक्खन मानकी या दुक्खन मानकी, इसको मुंडा भी, दुक्खन मानकी मुंडा भी कहीं के लिखता है, ठीक है, मानकी या मुंडा। तो ये नेतृत्व करता में दुक्खन मुंडा या मानकी, इनके दुक्खन मुंडा के नेतृत्व में लगभग 5000 जो मुंडा थे। अब और इन लोगों ने कर देना मना कर दिया कि हम लोग कर नहीं देंगे। तब क्या होगा भाई, विद्रोह कर दिया। अब ये उस समय राजा देखिए कौन बन गए थे, 1806 में बन गए थे गोविंद नाथ शाह। 1807 में ये लोग फटाक से विरोध कर दिया। अब ये क्या करेंगे, ये तो भाई जान ही रहे, अभी तो बताएं ये कैसे थे। तुरंत अंग्रेज के पास, अंग्रेजों ने भेजा रफसेज को कि जाओ भाई जरा शांत करके आओ। लेकिन ये सब छोटा छोटा मतलब रहा, बीच बीच में थोड़ा सा उछे कोई आया, इन लोग अंग्रेज अधिकारी दबाया, दब गया। तुरंत आया इन लोग 1807 में ही इसका कहानी ख़त्म। ये सरेंडर कर दिए, बंदी बना लिया गया। ये भाई साहब को दुक्खन मुंडा को बंदी बना के ले जाया गया। विद्रोह यहाँ पे यहीं पे समाप्त। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो झड़प जैसे होता ही था, अब प्रत्येक चीज़ के लिए कि यहाँ से वो आगे बढ़े, वहाँ से ये ऐसे किए, वहाँ से ये गोली मारा, तो इस टाइप का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये सिंपल है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। मतलब ये इनको बुला के ले आया, रब से तुरंत इनको क्या किया, अटैक किया, घेर के बंदी बना के लेते चला गया, विरोध दब गया। इसके बाद फिर होता है 1810 में, ठीक है। नवागढ़ के जमींदार थे या जागीरदार जो भी कह लीजिए, बख्तर शाह नाम था, बख्तर शाह, ठीक है। ये थे नवागढ़ के थे, मतलब इसी साइड में समझिए, इस बॉर्डर में, मतलब छत्तीसगढ़ जहाँ से नज़दीक पड़ता है, सरगुजा वाला एरिया। क्योंकि ये जब 1810 में ये भाई साहब विद्रोह कर दिए कि भाई हम भी नहीं देंगे नागवंशी शासक को, चाहे उस पर हमला करने लगा, तब फिर ये गोविंद नाथ शाह फटाक से अंग्रेज को बुलाए। तो अंग्रेज को जब बुलाए तो इस बार अंग्रेज किसको भेजा 1810 में, इसको बख्तर शाह को दबाने के लिए भेजा कि मेजर मेजर ओडेनेल को भेजा कि जा भाई उसको जाकर के बंदी बना के लाओ। अब ये भाई साहब आए तो जैसे ही सुने कि ये भाई साहब ओडेनेल जो है वो आ रहे हैं पूरा फौज लेकर के, तो ये भाई साहब भाग के चले गए सरगुजा निकल लिए छत्तीसगढ़ वाला एरिया में। बस हो गया मामला शांत। अब वो निकल गए, मामला शांत हो गया। तो ये जागीरदार थे, चूँकि यही विद्रोह कर रहे होंगे, तो ये आम जनता का विद्रोह था नहीं, तो बहुत आसानी से दब गया, वो भाग गया, समाप्त, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फाइनली 1819 के लास्ट में फिर से एक बार विद्रोह भड़क उठता, और इस बार इनके नेतृत्वकर्ता में जैसे प्रमुख व्यक्ति जो था उसमें बहुत सारे लोग थे। जैसे उनमें सबसे पहले देखिए कुछ लिख देते हैं इसमें, दौलत राय मुंडा, ठीक है, रुदन मुंडा, एक था कुंटा मुंडा, शंकर मानकी,
मंगल राय सिंह, तो इस तरह के और भी लोग, बहुत सारे लोग थे। तो ये मुख्य थे, दौलत राय मुंडा, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा, शंकर मानकी आदि वगैरह। तो ये लोग फिर से एक बार संगठित रूप से विद्रोह किए, लेकिन पता नहीं इसमें ज़्यादा ये टिक ही नहीं पाए, ये मतलब बहुत समय तक नहीं कुछ कर पाए। क्या हुआ कि फिर से ये जब विद्रोह किया, फटाक से यहाँ से रिपोर्ट गया कहाँ, गोविंद नाथ शाह नागवंशी शासक कहाँ गया, अंग्रेज के पास। अंग्रेज भेजा रबसेज को, फिर से भेज दिया रबसेज को। तो रबसेज देखा कि इस बार सुना कि वो बहुत सारे लोग संगठित में हैं, तो इस बार रबसेज अकेले नहीं आया, वो रबसेज के साथ में, अपने साथ में एक और अधिकारी को लेकर के आया, जिनका नाम था रबसेज। इस बार अकेले नहीं आया, और इस भी रबसेज और प्लस में ये अपने साथ लेकर के आया कोलविन था, कोलविन, ठीक है। तो रबसेज क्या किया, इस बार कोलविन को भी ले आया। जैसे ही आया, ये 1820 में शुरुआती में ही आया, और 1820 में ही सारे लोग पकड़ा गए। सिर्फ ये रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा उस समय उनके पकड़ से या कैद से बच के भाग निकले, जो कि रुदन मुंडा भी जुलाई में पकड़ा गए भाई साहब 2020। तो यहाँ तक आते आते पूरा मामला हो गया था पूरा ठंडा। सिर्फ एक बचे हुए थे भाई साहब, कुंटा मुंडा। इसको लास्ट में अगले साल लगभग 2021 में, शुरुआती में ही, वही फरवरी मार्च था, फरवरी मार्च में ही 2021 में, 1821 में, फरवरी मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को भी पकड़ लिया गया, और इस प्रकार से ये विद्रोह परमानेंटली दब गया, और इसके बाद फिर ये कभी विद्रोह उठा भी नहीं। तो तमाड़ विद्रोह में हम लोग देखें कि किस प्रकार से ये 1782 से लेकर के 1820-21 तक हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ तक ये चलता रहा। मुख्यतः 1820 ही लिखते हैं, क्योंकि एक ही विद्रोही उसके बाद भी बचा हुआ था, वो भी लास्ट में पकड़ा गया 21 में, शुरुआती में ही। तो 1820 ही लिखा जाता है। तो 1782 में, फिर 89 में, उसके बाद फिर 94 से लेकर के 98 तक, फिर 1807 में, 1810 में, और फाइनली 1819 में। तो इतने बार ये जो तमाड़ विद्रोह था बार बार उठा, उसे बार बार दबाया गया। तो यहाँ पे टोटल मैंने बताया आप लोगों को किस प्रकार से ये उठ रहा था, क्या कारण थे इस विद्रोह के खड़े होने के, और किस प्रकार से दबाया गया, कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी आए। तो आप लोग इसे अपने शब्दों में आराम से अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। और ऐसा समझिएगा कि मेंस दे रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। अब हम लोग मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, अगले विद्रोह के साथ। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।